इस तरह से हम टेंजिबल मेंटेन बिहेवियर्स के लिए भी एनसीआर को यूज कर सकते हैं। अच्छा सर, जी रिजवाना। नॉन कंटीजेंट reinforcement और कंटीजेंट, सर आवाज आ रही है मेरी? जी जी, मुझे आ रही है आपकी आवाज। सर आवाज आ रही है? जी जी, बिल्कुल आ रही है रिजवाना, आ रही। जी। अ, ठीक है सर। नॉन कॉन्टीजेंट इन्फोर्समेंट और नॉन कॉन्टीजेंट इन्फोर्समेंट में क्या यही डिफरेंस है कि कॉन्टीजेंट इन्फोर्समेंट जो है वो कॉन्सिक्वेंस बेस्ड होती है और जो नॉन कॉन्टीजेंट है वो एंटीसीडेंट बेस्ड इंटरवेंशन है? एनसीआर इज अ नॉन कॉन्टिजेंट, या इट्स अ एंटीसिडेंट बेस्ड इंटरवेंशन। एनसीआर कॉन्टिजेंट इंटरवेंशन वो होती है और जिसमें कोई ना कोई कॉन्सिक्वेंसेस हम उसको दे रहे हो बच्चे को। जो कॉन्सिक्वेंस बेस्ड या उसको हम कॉन्टिजेंट। होती है ना, मैं मतलब ये डिफरेंस मैं पूछना चाह रही थी। ठीक है, ठीक, गुड। जी। ठीक है, थैंक सो ये तो हो गया हमारा एनसीआर। इसमें एग्जांपल्स भी मैंने देख ली, बता दी आप लोगों को, इसका फंक्शन भी बता दिया कि बेसिकली इसका फंक्शन है अबॉलिशिंग ऑपरेशंस का एक अफेक्ट क्रिएट करना। इसमें जो नॉन कॉन्टिजेंट reinforcement है, uses three distinct procedures that identifies and delivers stimuli with non-reinforcing properties. We can use it as a positive reinforcement, we can use it as a negative reinforcement, and we can use it as a automatic reinforcement as well। ठीक है, जैसे पॉजिटिव reinforcement है attention, tangible, और नेगेटिव reinforcement है escape, और ऑटोमेटिक reinforcement है sensory। अब जैसे सेंसरी का मिस अलीना ने क्वेश्चन किया था कि सेंसरी बिहेवियर्स के लिए अगर कोई बिहेवियर की रीजन सेंसरी है कि हम ओटी को रेफर करते हैं या फिर हम खुद उसको इंटरवीन करते हैं। वी डील विद द सेंसरी बिहेवियर्स एज वेल। ठीक है, जस्ट हमने कंसल्टेशन करनी है एक ओटी के साथ, और उस पे हम एनसीआर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ऑटोमेटिक रीइंफोर्समेंट्स के ऊपर भी। तो ये मैंने एग्जांपल्स आप लोगों को बता दी हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की, जो अटेंशन मेंटेन बिहेवियर और टेंजिबल मेंटेन बिहेवियर की एग्जांपल्स मैंने जो आप लोगों को दी थी, वो बेसिकली एनसीआर विद पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है। ठीक है, और जो एस्केप रिलेटेड बिहेवियर्स होते हैं उनको भी हम इसी तरह से डील करते हैं कि जो अगर हम एस्केप को डील करना चाहें एनसीआर के साथ, वो भी हम कर सकते हैं। जैसे अब बच्चा जो है वो टेबल चेयर से उठ जाता है, जैसे ही 3-4 मिनट्स होते हैं, तो हम उसी टाइम इंटरवल्स बना के उसमें उसको एस्केप देना शुरू कर दें। अगर फॉर एग्जांपल हमने नोट किया है कि बिहेवियर जो है वो आफ्टर एवरी 5 मिनट्स बच्चा जो है वो सीट से उठ जाता है, तो मैं उसको 4 मिनट्स पे ही ब्रेक देना शुरू कर दूंगा। ठीक है, और फिर आहिस्ते आहिस्ते जैसे जैसे 4 मिनट्स वो इंगेज रहेगा एक्टिविटी में और इसके बिहेवियर नहीं आएगा, तो मैं उसका टाइम बढ़ा के 7 मिनट कर सकता हूँ, फिर 7 मिनट से बढ़ा के 10 मिनट्स कर सकता हूँ। मीन्स के हमने अवॉइड करना है उसके escape बिहेवियर्स को। अगर वो 7 मिनट्स में बिहेवियर अकर हो रहा है फिर भी मैं उसको ब्रेक दे दूंगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको ये चीज सेंस आए कि मुझे इतने टाइम के बाद ब्रेक मिल जाती है, सो मुझे खुद से एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो एनसीआर को आप जो है रिस्पॉन्स ब्लॉकिंग के साथ भी यूज कर सकते हैं मर्ज करके। और जब ब्रेक टाइम खत्म हो जाए, अगर आप 7 मिनट्स वर्किंग टाइम है और 3 मिनट्स ब्रेक दे रहे हैं, आफ्टर 3 मिनट्स मेक श्योर करें कि वो बच्चा वापस अपनी चेयर पे आके जरूर बैठे। ठीक है, सो इन चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा जब आप नेगेटिव बिहेवियर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के साथ वर्क करें। तो एनसीआर विद ऑटोमेटिक रीइंफोर्समेंट, जैसे सेंसरी रीइंफोर्समेंट्स हैं, मैंने बता दिया था कि अगर सेंसरी रीइंफोर्समेंट्स क्या होती हैं कि अगर बच्चा जंपिंग बिहेवियर उसका बहुत ज्यादा है, तो हम उसको ट्रैम्पोलिन पे टाइम दें। आफ्टर एवरी 30 मिनट्स वो जंप कर सकता है, आफ्टर एवरी 40 मिनट्स वो जंप कर सकता है। ठीक है, सो जब हम टाइम उसका खुद से सेट करके उसको अलाउ करेंगे विदाउट एनी कॉन्टिजेंसीज, तो उसका फिर जो जंपिंग वाला बिहेवियर है वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस होके वो एक टाइम फ्रेम में कम आना शुरू, उसकी रेशियो जो थी बिहेवियर की वो कम आना शुरू हो जाएगी। ठीक है,
उसका अफेक्ट मैंने आपको बता दिया कि क्योंकि अबॉलिशिंग अफेक्ट आ जाता है, तो जो मोटिवेशन है टू डू समथिंग वो कम हो जाती है रीइंफोर्सर्स के लिए। अब ऑटोमेटिक रीइंफोर्समेंट्स में सेंसरी सीकिंग इज अ ऑटोमेटिक रीइंफोर्समेंट। तो जब हम उसको नॉन कॉन्टीजेंट रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे एक स्पेसिफिक इंटरवल्स के बाद, तो उसमें अबेटिव इफेक्ट आएगा। ठीक है, अबेटिव इफेक्ट आएगा तो ऑटोमेटिकली जो रिस्पॉन्स रेशियो है वो भी कम होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, सो इस तरह से हम इसको ऑटोमेटिक रीइंफोर्समेंट के साथ भी एनसीआर को यूज कर सकते हैं। इसमें तीन की एलिमेंट्स हैं ताकि इसकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाया जा सके एनसीआर की। फर्स्ट है अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ स्टिमुलाई विद नॉन रीइंफोर्सिंग इफेक्टिवनेस ऑफ एनसीआर। जो रीइंफोर्सर है उसकी क्वांटिटी और क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव्ड होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी और क्वांटिटी होनी चाहिए। इंक्लूजन ऑफ एक्सटिंक्शन विद एनसीआर इंटरवेंशन, हम जो है एनसीआर को एक्सटिंक्शन के साथ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने रीइंफोर्सर मैंने पहले भी बताया कि अगर एस्केप वो चाह रहा है तो हम उसको एस्केप ना दें। ठीक है, वो मैंने बताया था आपको विद रिस्पॉन्स ब्लॉकिंग। तो हम इसको एक्सटिंक्शन के साथ भी कर सकते हैं, एस्केप उसको ना दें और वेट करें 10 मिनट्स का। जब 10 मिनट्स गुजर जाएं उसके बाद हम उसको एस्केप दे दें। ठीक है, सो ये भी हम कर सकते हैं एनसीआर विद एक्सटिंक्शन। Vary the available stimuli with NCR intervention to reduce problem behavior of changing preferences. Vary the available stimuli with NCR intervention to reduce problem of changing preferences. बच्चे की जो प्रेफरेंसेस भी चेंज होते रहते हैं उसको भी आपने माइंड में रखना है कि उसके रीइंफोर्सर्स के लिए या मोटिवेशन के लिए स्टिमुला चेंज ना होते जाएं। ठीक है, सो हम उसके लिए फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट्स भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑब्टेन्ड थ्रू एफबीए। एज ई सेड हम एफबीए वगैरह कर सकते हैं, फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट्स कर सकते हैं ताकि अगर प्रेफरेंसेस चेंज होती हैं, क्योंकि हमें एक चीज का पता है, कंफर्म है कि अगर एक फंक्शन कोई एक बिहेवियर का आ रहा है तो पॉसिबल ये है कि कोई और बिहेवियर बच्चा अडॉप्ट कर ले विद सेम फंक्शन। ये भी हो सकता है। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि एक बिहेवियर होगा उसके मल्टीपल फंक्शंस हो जाएंगे। जैसे पहले बच्चा स्क्रीमिंग बिहेवियर शो कर रहा था अटेंशन के लिए, अब बच्चा स्क्रीमिंग बिहेवियर शो कर रहा है फॉर escape एज वेल। ठीक है, सो अब दो फंक्शन हो गए इसके। सो इसलिए टू अपडेटेड विद द प्रेफरेंसेस ऑफ द चाइल्ड हम जो है उसको एफबीए वगैरह से भी इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेंटेनिंग कॉन्टिजेंसीज ऑफ रीइंफोर्सर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक कि हमें करेक्ट कॉन्टिजेंसीज का नहीं पता होगा हम एनसीआर अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अगर टेंशन है तो टेंशन के लिए अपनी एक प्रोसीजर है एनसीआर का, टेंजिबल है तो टेंजिबल के लिए अलग प्रोसीजर है एनसीआर का। तो दैट्स व्हाई करेक्ट फंक्शन ऑफ बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ वी वांट टू अप्लाई द एनसीआर। कुछ रिसर्चेज हैं एनसीआर के ऊपर। ये कुछ नेम्स हैं, वॉल्मर है, बोरेरो है, कॉनेल है, रिंगदाल है। ठीक है, तो इनकी कुछ स्टडीज हैं। They said that study demonstrates the importance of schedule under which reinforcement is delivered in NCR. It's very important schedule of reinforcement सेट करना। जैसे मैंने पहले भी बताया कि रेशियो स्केड्यूल्स के साथ हम एनसीआर को नहीं अप्लाई कर सकते, इंटरवल स्केड्यूल के साथ कर सकते हैं। इंटरवल स्केड्यूल के साथ भी जब आपने करना है तो आपका इंटरवल इतना बड़ा नहीं होना चाहिए कि बच्चे की रूटीन जो है वो सेट ना हो सके या उसमें बैटिंग इफेक्ट ना आ सके। तो अपना रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल ऐसे सेट करना है कि जिसकी वजह से बैटिंग इफेक्ट आ सके। ठीक है, अबॉलिशिंग इफेक्ट आ सके। ठीक है, अगर आपके स्केड्यूल की वजह से आपकी लेंथ स्केड्यूल की काफी बड़ी है इंटरवल की, तो उस अगर उसके बाद हम अगर फॉर एग्जांपल बिहेवियर की फ्रिक्वेंसी बहुत ज्यादा है और हम सेट करते हैं अपने इंटरवल का टाइम 15 मिनट्स या 20 मिनट्स, तो उसमें तो बहुत बार बिहेवियर अकर हो जाएगा। और जितनी बार बिहेवियर अकर होगा उतनी ही मोटिवेशन बिहेवियर के लिए हाई होगी टू गेन द रीइंफोर्समेंट थ्रू द प्रॉब्लम बिहेवियर्स। क्योंकि
इसमें हमने मैचिंग लॉ का भी ख्याल रखना है कि आपकी जो रीइंफोर्समेंट जो आप उसको ब्रेक दे रहे हो या आप उसको टेंजिबल रीइंफोर्सर्स प्रोवाइड कर रहे हो वो उससे ज्यादा मोटिवेटिंग होने चाहिए रिस्पॉन्स जो वो दे रहा है, जो बिहेवियर्स परफॉर्म कर रहा है उसकी निस्बत। ठीक है, तो तभी शिफ्ट आएगा बिहेवियर में कि उसमें अबैटिव इफेक्ट क्रिएट होगा। ठीक है, सो अगर आपके इंटरवल्स की लेंथ ज्यादा है तो फिर भी अबैटिव इफेक्ट्स नहीं आ सकते। तो आपने अपने जो स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट है एनसीआर के साथ मर्ज करें, उसको भी आपने मॉनिटर करना है कि क्या वो इस काबिल है कि अबैटिव इफेक्ट आ सके इससे। Similarities between baseline and initial NCR may be ineffective। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि इनिशियल बेसलाइन आप लेते हो कि 5 मिनट्स की बेसलाइन है आपकी, कि आफ्टर एवरी 5 मिनट्स बच्चा अपनी चेयर से उठ के भागता है वो। ठीक है, आपने बेसलाइन ये ले ली और एनसीआर का में जो आपने इंटरवल का टाइम रखा है वो अगर 5 मिनट्स है या 5 मिनट से मिलता जुलता है, लाइक 4 मिनट्स है, तो भी कंफ्यूजन हो सकती हैं। तो आपको अगर अपने जो बेसलाइन और एनसीआर का जो टाइम है इंटरवल का एनसीआर के साथ आप मर्ज करें, वो आपका इतना होना चाहिए कि उससे पहले उसको रीइंफोर्समेंट्स मिले। ठीक है, रिस्पॉन्स से पहले, जैसे मैंने बताया कि 3 मिनट्स आप रख लें, कि 5 मिनट्स के बाद अगर इसके बिहेवियर आता है तो आप 3 मिनट्स इंटरवल रख लें, टाइम वर्किंग इंटरवल। सो उसमें स्केप आए ना आए लेकिन आपने उसको ब्रेक दे दी। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इंटरवल की लेंथ को बढ़ाएं। फिर थर्ड पॉइंट ये है कि डेंसर रीइंफोर्समेंट देन ड्यूरिंग बेसलाइन during initial NCR ensures discrepancy and better chances of intervention to be successful। अब जो बेसलाइन में जो रीइंफोर्समेंट की क्वालिटी और क्वांटिटी मिल रही थी वो ड्यूरिंग द इम्प्लीकेशन ऑफ एनसीआर इट शुड बी मोर इंटेंस। ठीक है, अगर तो बेसलाइन की जो रीइंफोर्समेंट थी वही क्वालिटी और क्वांटिटी आप इंटरवेंशन में भी प्रोवाइड करेंगे तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा आपका इंटरवेंशन। तो आपका जो रीइंफोर्समेंट आप यूज करोगे इन इंटरवेंशन वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, ज्यादा डेंस और ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए निस्बतन बेसलाइन के। ठीक है, बेसलाइन का मतलब ये है कि इंटरवेंशन अप्लाई करने से पहले उसको कितनी रीइंफोर्समेंट मिल रही, लाइक फॉर एग्जांपल बच्चा ऐसे ऐसे कर रहा है, हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, तो अब वो उसको हैंड फ्लैपिंग करने पे 10 आउट ऑफ कितनी रीइंफोर्समेंट मिल रही है। ठीक है, 3, 4, 5। तो आपकी जो अल्टरनेट होगी, जो आप उसको सेंसरी ब्रेक देंगे, ठीक है, विजुअल सेंसरी ब्रेक्स देंगे, तो उस रीइंफोर्समेंट की क्वालिटी और क्वांटिटी कितनी होगी। ठीक है, ये भी मेक श्योर करना है। उसकी रीइंफोर्समेंट की जो क्वालिटी और क्वांटिटी है वो हैंड फ्लैपिंग वाले बिहेवियर से ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है इन पॉइंट्स का मतलब, अकॉर्डिंग टू रिसर्चर्स, जितने भी रिसर्चर्स के नाम लिखे हुए हैं 2001 में, इन्होंने एनसीआर के से रिलेटेड ये 3 पॉइंट्स दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट जो था वो स्केड्यूल से रिलेटेड था कि स्केड्यूल की लेंथ को आपने ख्याल रखना है, और बेसलाइन और इनिशियल एनसीआर को आपने देखना है कि अगर सिमिलरिटीज हैं तो फिर भी इनफेक्टिव हो सकता है एनसीआर प्रोसीजर्स। फिर इसी तरह से रीइंफोर्समेंट का आपने देखा है, पहले ड्यूरेशन थी इंटरवल की, फिर उसके बाद जो है रीइंफोर्समेंट के उन्होंने पॉइंट दिया कि रीइंफोर्समेंट ज़्यादा डेंस होनी चाहिए देन द बेसलाइन, ताकि इंटरवेंशन आपकी ज़्यादा इफेक्टिव रहे। ठीक है, फिर उसके बाद एक तो और। ये लास्ट, सॉरी, ये जो लास्ट पॉइंट था इसका मतलब ये है कि अगर एक बच्चा है, व्हेन ही नीड्स एन एस्केप, सेंसरी एस्केप उसे चाहिए होता है, तो वो हैंड फ्लैपिंग करता है अगर 3 मिनट्स के लिए, तो हमें चाहिए कि उसको जब हम एनसीआर उसको उस पे काम कर रहे हैं तो बच्चे को 4 या 5 मिनट्स की ब्रेक दी जाए कि वो हैंड फ्लैपिंग कर सके, ये कहना चाह रहे थे आप? एग्जैक्टली exactly। उसको विजुअल जरूरी नहीं है हैंड फ्लैपिंग, जैसे आपने खुद एक पॉइंट ऐड किया था कि हम ऑल्टरनेट उसको जरूर देते हैं ना, जी जी, वो जो साथ देंगे, अप्रोप्रिएट हो। हाँ। हम उसको डोंट लेट हिम लाइक डू द हैंड फ्लैपिंग, वी कैन गिव हिम विजुअल सीकिंग स्टिमुलाई, लाइक विजुअल स्टिमुलस दे सकते हैं, जैसे हम्म। हम अपने रूम ठीक है। में सेंसरी लाइट्स लगा दें, हम अपने रूम में वो जो होते हैं ल्यूमिनियस स्टार्स लगा दें। ठीक है, ब्लिंकिंग वाली डिस्को लाइट्स लगा दें।
जिससे उसको विजुअल स्टिमुलेशंस मिले, उसको ठीक है। टॉर्च दे दें, लेजर लाइट्स दे दें। तो इस तरह की चीजें हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं आफ्टर एवरी स्पेसिफिक टाइम ऑफ इंटरवल, ठीक है, जो भी हम डिसाइड किए। और वो जो अल्टरनेट होगा सेंसरी स्टिमुलेशन के लिए, वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए देन द हैंड फ्लैपिंग बिहेवियर। जितना हैंड फ्लैपिंग बिहेवियर से रीइंफोर्समेंट मिल रही है बच्चे को, ऑटोमेटिक रीइंफोर्समेंट, तो सेंसरी ब्रेक से उससे ज्यादा रीइंफोर्समेंट मिलनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो एक और रिसर्च है रिंगदाल एट एल की है। इनमें इन्होंने सजेस्ट 3 procedures फॉर एम्फसाइजिंग reinforcement ड्यूरिंग एनसीआर इंटरवेंशन। फर्स्ट, इन्होंने इंक्रीज द डिलीवरी ऑफ स्टिमुलाई विद नॉन रीइंफोर्सिंग प्रॉपर्टीज। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, प्रीवियस रिसर्च में भी ये एक पॉइंट था। यूज एन ऑब्वियस डिफरेंट स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट एट ट्रीटमेंट ऑनसेट। ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि स्केड्यूल्स को हमने ध्यान में रखना है, डिफरेंट स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट यूज करने हैं। कभी हम वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, जैसे हमें पता चला था वेरिएबल स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट ज्यादा इफेक्टिव होते हैं फॉर फीडिंग प्रोसेस। तो कंबाइंड डीआरओ विद द एनसीआर ट्रीटमेंट पैकेज के हम डीआरओ को एनसीआर के साथ भी कंबाइन कर सकते हैं। ये पहले भी स्टार्ट ऑफ द क्लास मैंने बताया था कि हम डीआरओ डिफरेंशियल इन्फोर्समेंट ऑफ अदर बिहेवियर को भी एनसीआर के साथ मर्ज करके अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि डीआरओ में भी हम ऑल अदर रिस्पॉन्सेज को या ऑल अदर बिहेवियर्स को रीइंफोर्स करते हैं एक्सेप्ट द प्रॉब्लम बिहेवियर। अगर हम उसमें एनसीआर को अगर मर्ज कर लेते हैं तो ये भी एक इफेक्टिव स्ट्रेटेजी प्रूफ हो सकती है, ठीक है। अगर अटेंशन सीकिंग बिहेवियर है बच्चे का, बच्चा जो है थ्रोइंग करता है, तो हम उसके हर एक रिस्पॉन्स को रीइंफोर्स करें। अगर हम टाइम इंटरवल के साथ उसको या एनसीआर के साथ मर्ज कर दें, ठीक है। सो उससे ये होगा कि अटेंशन उसको हर एक चीज पे मिल रही है, चाहे वो बिहेवियर उस काबिल हो ना हो, रीइंफोर्समेंट उसे मिलेगी या एक्सपेक्टेड बिहेवियर होना। जैसे बच्चा आराम से बैठा हुआ है, उस पर भी उसको अप्रिसिएशन देना शुरू कर दें। अगर बच्चा आराम से बैठ के खाना खा रहा है, उस पर भी हम उसको रीइंफोर्समेंट देना शुरू कर दें। तो इससे ये होगा कि अबॉलिशिंग अफेक्ट क्रिएट होगा, रीइंफोर्समेंट उसको इतनी ज्यादा मिल चुकी होगी कि उसको प्रॉब्लम बिहेवियर करने की जरूरत नहीं है टू गेट द रीइंफोर्समेंट, ठीक है। सो टाइम स्केड्यूल्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिक्स टाइम इंटरवल, वेरिएबल टाइम इंटरवल, इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक सो इसको दोबारा रिपीट करें। टू डिटरमिन द इनिशियल एनसीआर स्केड्यूल, ये भी मैंने आपको बता दिया कि इनिशियल एनसीआर स्केड्यूल को डिटरमिन करने के लिए क्या जरूरी है। डिवाइड द टोटल ड्यूरेशन ऑफ ऑल बेसलाइन सेशंस बाय द टोटल नंबर ऑफ occurrences ऑफ द प्रॉब्लम बिहेवियर ड्यूरिंग द बेसलाइन। इससे हमें रेट मिल जाएगा बिहेवियर का। तो जैसे फॉर एग्जांपल पर मिनट कितने बिहेवियर्स अकर हो रहे हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल 5 मिनट्स में एक बार बिहेवियर अकर हो रहा है, तो जाहिर बात है हम फिर उसको 3 का स्केड्यूल रखेंगे, या 4 का भी रख सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 इज मोर बेटर देन 4, कि हम 4 मिनट्स का इंटरवल रखें। सो अगर वो 1 मिनट में 2 बार बिहेवियर अकर हो रहा है, मीन्स के 0.5 रेट है, तो हम उसके अकॉर्डिंग जो है इंटरवल सेट करके उनकी रेशो को कम कर सकते हैं। लाइक 1 मिनट में अगर वो 2 बार स्क्रीमिंग कर रहा है, या 5 मिनट में 2 बार स्क्रीमिंग कर रहा है, तो हम उसकी मॉनिटरिंग कर सकते हैं एनसीआर के साथ साथ, ठीक है। सो सेट द इनिशियल इंटरवल एट और स्लाइटली बिलो द कोटेशन। ये एग्जांपल मैंने पहले आपको बता दी थी कि अगर 5 मिनट्स बेसलाइन है तो आप 4 मिनट्स रख दें, 3 मिनट्स रख दें। और ये बेसिकली रेट के अकॉर्डिंग ही हम लोग रेट निकाल, ये जो ऊपर इन्होंने बताया हुआ है ये रेट का फॉर्मूला है। डिवाइड द टोटल ड्यूरेशन ऑफ बेसलाइन सेशन बाय द टोटल नंबर ऑफ occurrences ऑफ द प्रॉब्लम बिहेवियर। इससे रेट हमें मिल जाता है। रेट भी टाइम पर इंटरवल होता है कि एक बिहेवियर जो है उसकी occurrence पर टाइम इंटरवल कितनी है। तो हम वो टाइम, जो टाइम हमारा निकला है उससे कम इंटरवल का टाइम रख लें, ठीक है, ताकि बिहेवियर अकर होने से पहले ही रीइंफोर्समेंट बच्चे को मिल जाया करे और उससे बिहेवियर को अवॉइड कर सकें हम।
जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि आइसक्रीम शॉप के सामने से गुजरो तो बच्चा स्क्रीमिंग करना शुरू कर देता है। अगर हम उसको आइसक्रीम पहले ही दे दें गुजरने से पहले तो बिहेवियर अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वही कॉन्सेप्ट है। तो ये जो बेसलाइन लेनी होती है ये कितने सेशंस में या कितने डेज के अंदर लेते हैं? अक्रॉस द सेशन हम इसको करेंगे, जैसे एक दिन में अगर बच्चे के 4 सेशंस हो रहे हैं उसमें हमने बेसलाइन ली और उसको ज्वाइन करके हम निकालेंगे, या फिर 3 डेज का जैसे हम लोगों ने पढ़े थे एक्सपेरिमेंटल डिजाइन में कि हम्म। 3 दिन का कम से कम बेसलाइन हम लेते हैं, तो उसमें हम सारे उसमें तमाम सेशंस के जितनी भी ड्यूरेशन थी उसको ऐड करके फिर हम ये रेट निकालेंगे अच्छा, 3 दिन के बाद। जो कोई भी इंटरवेंशन बनाने से पहले हमने एफबीए तो अप्लाई करना ही करना है ना, फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट्स। और उसकी फ्रीक्वेंसी भी हमें चाहिए, तो ऑलमोस्ट मैक्सिमम 3 दिन का डेटा काफ़ी है। तो 3 दिन के बाद हम इंटरवेंशन स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि इन 3 डेज में आप एफबीए भी कर लेते हो, फ्रीक्वेंसी भी ले लेते हो, क्यूए बी एफ एफ है, ये इस तरह की सारी चीज़ें आपकी हो जाती हैं। और एबीसी डेटा भी चाहिए, वो भी 3 दिन का काफ़ी होता है। तो आप लोग उसके बाद इंटरवेंशन स्टार्ट कर सकते हैं। और हम लोग फर्स्ट एक दिन की ऑब्जर्वेशन से भी इंटरवेंशन स्टार्ट कर सकते हैं। ओवर द सेशंस आप ऑब्जर्वेशंस कर लें, फ्रिक्वेंसीज नोट कर लें, एबीसी डेटा रिकॉर्ड कर लें, और एफबी और क्यूबीएफ करके भी आप इंटरवेंशंस अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो इट्स टोटली अबव ऑन द बिहेवियर एनालिस्ट कि वो क्या करना चाहता है। ठीक है, या उस टाइम मौके की मुनासबत को देखते हुए या बिहेवियर की इंटेंसिटीज को देखते हुए आप अपना टाइम फ्रेम सेट करते हो। अगर बिहेवियर जो है वो बहुत ज़्यादा खराब है, सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर है, तो आप जल्दी इंटरवेंशन अप्लाई करते हो। ठीक है, आप फिर 3 दिन का वेट नहीं करते, जस्ट एक ही दिन में सेशन ऑब्जर्वेशन की क्यूएपीएफ करके आपको फंक्शन का पता चल गया, नेक्स्ट डे से आपने इंटरवेंशन स्टार्ट कर दी। ठीक है, 24 आवर्स के अंदर अंदर। तो इट्स टोटली अप टू द बिहेवियर एनालिस्ट, यू हैव द चॉइसेस, बट आपने प्रोसीजर्स सेम फॉलो करने हैं एफबीए के भी। और फ्रीक्वेंसी डेटा लेना है वो लो, एबीसी लेना वो लो, ओवर द सेशन करना है, 3 डेज वेट करना है वो, इट्स टोटली अप टू यू कि आपको कितना डेटा चाहिए टू टेक डिसीजन। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इतने डेटा से मेरा डिसीजन हो सकता है और ये सही डिसीजन हो सकता है तो लेट डू इट। ठीक है। ओके, थिनिंग के हवाले से हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल्स में कि रीइंफोर्समेंट स्केड्यूल्स को हमने थिन करना होता है आहिस्ता आहिस्ता, कि हम फेड कर सके रीइंफोर्समेंट को। जो हम दे रहे हैं उसको ख़त्म भी करना है। उसका मैंने प्रोसीजर बताया था कि अगर आप फिक्स्ड पे चल रहे हो तो फिर आहिस्ता आहिस्ता वेरिएबल पे लेके आए, वेरिएबल्स को भी फिर आहिस्ता आहिस्ता आप थिन करते हो। एवरेज अगर 5 दे रहे हो, फिर एवरेज 7, 6, 8, 10, 12 पे ले जाओ, ताकि आहिस्ता आहिस्ता जो है आप रीइंफोर्समेंट को फेड कर सको। ठीक है, क्योंकि एनसीआर भी एक रीइंफोर्सिंग या रीइंफोर्समेंट प्रोसीजर्स है एंटीसीडेंट मॉडिफिकेशन स्ट्रेटजीज में। तो रीइंफोर्समेंट जब भी हम देंगे तो वी विल फेड इट। ठीक है, तो थिनिंग प्रोसीजर्स हेल्प करते हैं रीइंफोर्समेंट को फेड करने के लिए। वो प्रोसीजर हम ऑलरेडी डिटेल में ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है एक स्ट्रेटजी एनसीआर की वो कंप्लीट होती है। और इसमें नेक्स्ट हमारी है हाई प्रोबेबिलिटी रिक्वेस्ट सीक्वेंस, और एक और आएगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद एफसीटी, हाँ एफसीटी, और फिर उसके बाद बिहेवियर मोमेंटम। बिहेवियर मोमेंटम भी एंटीसीडेंट बेस्ड इंटरवेंशन है। ठीक है, सो ये चीज़ें फिर हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बट ज़रूरी है कि आप लोग इसको, इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है साथ साथ ज़रूर करें। एटलीस्ट अगर आप इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर सकते तो आप लोग इसका प्लानर ज़रूर बनाएं। तो मेरी सजेशन ये होगी कि आप लोग ना कोई भी बिहेवियर को हाइपोथेटिकल बिहेवियर ले लें, उस पर डेटा लिख के ना, तो एक हाइपोथेटिकल सा इंटरवेंशन बना के मुझे भेज दें ग्रुप में। तो मैं उसको रिव्यू कर लूंगा और इस पे आप लोगों को मैं फीडबैक दे दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, सो इसकी भी हम एक रोल मॉडलिंग कर लेते हैं कि एनसीआर को हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज के साथ अगर मर्ज करते हैं, एनसीआर विद एक्सटिंक्शन, एनसीआर विद डीआरओ, एनसीआर विद टाइम इंटरवल स्ट्रेटजीज, तो उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी। ठीक है,
सो इस पे हाइपोथेटिकल इंटरवेंशन प्लान आप सब लोग एक दो दिनों में भेज दें। आगे मुहर्रम भी आ रहा है, तो मुहर्रम पे आप लोग ज़्यादा फ्री होंगे, तो 9 मुहर्रम तक आप लोग भेज दें मुझे, और ताकि 10 मुहर्रम को आप सब लोग बिजी भी होंगे, तो फिर इंशाल्लाह ओवर द वीकेंड मैं उसको रिव्यू करके क्लास में ही आप लोगों को उस पर फीडबैक दे दूंगा। सर ठीक है। मैं और राजिया 26 के बाद भेज सकते हैं, बिकॉज हमारा मिड है 3 दिनों में। हाँ, आप लोग भेज सकते हैं, बाद में भी भेज सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, लेकिन ज़रूरी है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर हो। ठीक है, उस यस पर सर। वर्क ज़रूर कर लीजिएगा। सर एक और चीज नो, जी, हम फिक्स रेनफोर्समेंट 5 रिस्पॉन्सेज कभी भी आ जाए, जैसे बच्चे ने 2 रिस्पॉन्सेज ठीक दिए और उसके बाद में उसका टेंट्रम आ गया, तो फिर उसने रिस्पॉन्स ठीक दे दिया, तो हम उसको 3 काउंट करेंगे या हम उसको दोबारा से 1 पे लेके जाएंगे, जैसे हम जिस डिस्क्रीट ट्रायल क्राइटेरियन में करते, नहीं सॉरी, ट्रायल फॉर क्राइटेरियन में करते थे, सॉरी। हाँ सॉरी, मेरे ना आपका इनिशियली जो स्टेटमेंट थी वो नहीं सुनी, लास्ट वाली भी सुनी, बीच में डिस्टोर्शन आ गई थी, आप दोबारा रिपीट कर देंगे? यस सर। सर मैं, जी जी, सर मैं ये कह रही हूँ कि जब हम एफआर की बात करते हैं, फिक्स रेशियो की, तो उसके अंदर हम कंसेक्यूटिव रिस्पॉन्सेज करेक्ट आए तो फिर रीइंफोर्स करते हैं, जैसे अगर FR5 है तो उसमें हम 5 करेक्ट कंसेक्यूटिव रिस्पॉन्सेज आएंगे तो बच्चे को रीइंफोर्स करेंगे, या अगर उसने 3 रिस्पॉन्सेज ठीक दे दिए और उसके बाद उसका टेंट्रम आ गया और फिर उसने 2 रिस्पॉन्सेज ठीक दे दिए, तो फिर हम उसे रीइंफोर्स कर देंगे। कंसेक्यूटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, ये जो फिक रेशियो स्केड्यूल्स है ना, इनमें कंजेक्टिव होना जरूरी है। ठीक है, तो ठीक है। हाँ, अगर करेक्ट रिस्पॉन्सेज जो कंजेक्टिव आएंगे तो हम उस पर रीइंफोर्समेंट देंगे। ठीक है। और सर अगर 3 रिस्पॉन्सेज के बाद बच्चे का लाइक वो गलत रिस्पॉन्स देता है, तो उस टाइम हम एरर करेक्शन करेंगे उसको और फिर हाँ, उसके बाद अगर दोबारा एरर्स से आएंगे, उसको। यस यस एग्जैक्टली। ठीक है, थैंक यू। यू वेलकम। सर सॉरी, रिपीट करेंगे कि क्या सेंड करना है, बिकॉज इधर अजान हो रही थी और मैं ठीक से सुन नहीं सकी। बेसिकली फिक्स रेशो स्केड्यूल की बात हो रही थी, मिस अलीना पूछ रही थी कि फिक्स रेशो स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट हम यूज करते हैं, जैसे FR सर वो 5। एनसीआर की आई थिंक असाइनमेंट का पूछ रही है। अच्छा, NCR जी की। सर, मैं असाइनमेंट, जी सर असाइनमेंट का पूछ रही थी, कौन सी आपने क्या आपने बताया था, इधर अजान हो रही थी इसलिए मैं सुन नहीं पाई ठीक से। NCR की असाइनमेंट मैंने ये बताई थी कि आप लोगों ने ना मुझे सबमिट करनी, हाइपोथेटिकल सा केस बना लें, अगर आपके पास रियल केसेस नहीं है, तो उस केसेस के ऊपर आपने एक इंटरवेंशन प्लान बना के मुझे भेजना है। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा है NCR विद DRO भी अप्लाई कर सकते हैं, NCR विद टाइम इंटरवल्स भी हम अप्लाई कर सकते हैं, NCR विद एक्सटिंक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई हाइपोथेटिकल सा केस बना लें, और उस हाइपोथेटिकल केस ठीक है। को के ऊपर आप जो है ना वो इंटरवेंशन बना के भेज दें। ठीक है, सो ठीक है सर। NCR को अप्लाई करने सर की। अभी तक हमने सिर्फ एक्सटिंक्शन पढ़ा है, हमने डीआरओ वगैरह वो तो पढ़ा नहीं है, अच्छा, डिफरेंशियल डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट, तो रीइंफोर्समेंट नहीं फिर पड़ी, हम ये तो कैसे फिर आप बनाएंगे? DRO को रहने दें, हाँ एक्सटिंक्शन और टाइम इंटरवल्स का आप बना लें, इन दो पे बना लें। टाइम इंटरवल्स, यू मीन ये स्केड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट? हाँ, जो टाइम इंटरवल स्केड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट है, फिक्स्ड हाँ इंटरवल हाँ, और वेरिएबल इंटरवल, NCR को वेरिएबल इनके साथ मर्ज वेरिएबल करके। टाइम और फिक्स टाइम के साथ, ठीक है। यस, थैंक यू। वेलकम। सर, इनमें से एक बनाना है एक्सटिंक्शन पे या वेरिएबल, या दोनों दोनों पे बनाना है, मतलब इनमें आप कोई एक सिलेक्ट कर लें, वो है? कोई भी एक सिलेक्ट कर लें, उस पे ओके, कंप्लीट प्रोसीजर आपने लिखना है कि कोई भी आपने एक स्टेप से। बाय स्टेप के कैसे इसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। ठीक है, ठीक हो गया। चलें, आज की क्लास यहाँ पे एंड करते हैं, इंशाल्लाह सी यू लेटर ऑन, इंशाल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़। अल्लाह हाफिज।